स्क्रीन शेयर हो रही ना आप लोगों को? तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम लोग पढ़े थे न्यूरल नेटवर्क्स को, और हमने लास्ट टाइम देख लिया था अपने पास परसेप्ट्रॉन को, और हम मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क तक पहुंच चुके थे। उससे आगे हम इसको देख रहे थे, और हमने यहाँ स्टार्ट करना बेसिकली हमने। लेकिन मैं थोड़ा सा वहाँ से जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि ओके, पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क्स थे हम उनको सिर्फ, जैसे यहाँ पर एक आउटपुट आ रही है ना, तो हम उनको सिर्फ एक आउटपुट से देख रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर हमने देखा था कि उस तरह से अगर हमें मल्टीपल आउटपुट चाहिए हो ना, हमें आउटपुट अगर एक नहीं मल्टीपल चाहिए, तो उस केस पर हमारे पास जो सिंगल लेयर इनपुट और आउटपुट की वो काम नहीं कर रही थी। तो इसलिए हमने मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क देखे थे। मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में हम देखा था कि हिडन लेयर्स होती हैं, ठीक है। और फिर इस हिडन लेयर्स के हवाले से ही हमने अपने पास मैंने कहा था कि ये हमारे पास एक टेंसर फ्लो को हम यूज करते हैं। टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरी है जो कि गूगल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जिसके ऊपर हम न्यूरल नेटवर्क्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको हम बाद में यूज करेंगे अपने कोड में भी, लेकिन ये वैसे थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म है, प्लेग्राउंड है एक्चुअली टेंसर फ्लो की तरफ से। यहाँ मुस्लिम भी देख रहे थे। तो अब हमने देखा था उस दिन कि जब हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी डेटा थी ना ये वाली, और हम इसके ऊपर अगर अपने पास टेंसर फ्लो में चलाते हैं, तो इसने तो उसको तो क्लासिफाई कर दिया था, एक तरफ ब्लू और एक तरफ ये दूसरा ऑरेंज कलर में कुछ था, ठीक है। लेकिन ये रीजन थी कि हम अपने पास हिडन लेयर्स क्यों बनाते हैं, जब हमारे पास आउटपुट बहुत सारी हो, ठीक है, और हमें अब एक कंसाइज आंसर चाहिए। तो अब इस केस में अगर मैं विदाउट एनी हिडन लेयर इसके ऊपर चलाती हूँ ना अपने पास न्यूरल नेटवर्क को, तो मुझे आंसर सही नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब हम इसमें एक हिडन लेयर ऐड कर देते हैं, ठीक है, और मैंने इसमें अभी सिर्फ 2 न्यूरॉन्स ऐड किए हैं, और अब मैं इसको चला के देखती हूँ। तो अब इसने थोड़ी सी क्लासिफिकेशन तो की है एज कम्पेयर टू कि उससे पहले वाले से, ठीक है, लेकिन अभी भी उतनी करेक्ट नहीं है। तो फिर हम इसमें न्यूरॉन्स को ऐड कर रहे थे, ठीक है। जब मैंने न्यूरॉन्स एक और ऐड किया और अब मैंने ट्राई किया, अब मैं देख रही हूँ अभी इसने क्लासिफिकेशन मजीद क्लियर की है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है, ठीक है। अब हम इसमें अगर एक और न्यूरॉन ऐड कर दें और अब मैं इसको रन करूँ। आपकी वो जो स्लाइड है वो कौन सी है? मेरे ख्याल से वो ओके, एक मिनट, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, एक मिनट रुको। मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, अब आप लोगों को शेयर हो रही है? अब हो रही है शेयर। ओके, मैं यहाँ पर थी। ओके, मैं ये कह रही थी कि लास्ट लेक्चर में ना हमने देखा था इतना, ठीक है। ये देखिए, हम इसको देख रहे थे कि हमारे पास डेटा जो है वो अगर हमें दो में डिवाइड करनी हो तो वो बिल्कुल लीनियर था ना, तब तो उसने डिवाइड करके दे दिया था लीनियर में। लेकिन जब वो इस तरह से आउटपुट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाए, तब हमारे पास एक सिंगल इनपुट आउटपुट का जो मैकेनिज्म है वो काम नहीं करता। और इसलिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया था मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को। मल्टी लेयर में क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से हिडन लेयर्स होती हैं, ठीक है। हमने देखा था कि जो इनपुट लेयर्स हैं वो अपने अपना जो उनका वेट होता है, जो भी उनका इम्पैक्ट होता है, उस लिहाज से वो हिडन लेयर से कुछ ना कुछ वैल्यूज निकालती हैं, और हिडन लेयर्स की मजीद प्रोसेसिंग करके हमारे पास हमारे आउटपुट देती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास काम होता है हिडन लेयर्स का न्यूरल नेटवर्क में। अब मैं यहाँ पर बेसिकली ये दिखा रही थी कि पहले मेरे पास डेटा ये था, ठीक है। ये इसको मैं रिमूव कर देती हूँ जरा, मैं ये आप लोगों को शो करवा रही थी। मैंने हिडन लेयर रिमूव कर दिया, ठीक है। और ये मेरे पास डेटा कैसी, मेरे पास डेटा ऐसी है कुछ, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसी है, ठीक है। जो वैसे सिंपल डेटा था ना डेटा, तब तो उसने मुझे, मैंने इसको रन किया और उसने मुझे ये क्लासिफाई करके दे दिया, डिवाइड करके दे दिया, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास अगर ये डेटा थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, जैसे कि ऐसी हो गई है, और अब मैं अगर इस पर रन करती हूँ ना, तो ये मुझे सही से क्लासिफाई नहीं करके दे रहा। अभी मेरे पास यहाँ पर हिडन लेयर जो है वो 0 हिडन लेयर्स ऐड है। अगर मैं इसमें एक हिडन लेयर ऐड कर दूं और मेरे पास यहाँ पे 2 न्यूरॉन्स अभी काम करें, ये दो वही यूनिट्स हैं या परसेप्ट्रॉन्स हैं। ये मैं ओवरव्यू दे रही, ये हम ना उस दिन एक्चुअली, अगर किसी को याद हो तो हम ये उस दिन लेक्चर के एंड पर यही वाला काम कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि आप ये टेंसर फ्लो का प्लेग्राउंड है, आप इसे जाकर खुद भी एक्सप्लोर कीजिएगा। ये बिल्कुल लर्निंग के लिए ना न्यूरल नेटवर्क की हेल्पफुल हो सकता है। ओके,
मैंने 2 न्यूरॉन्स ऐड किए और मैंने एक हिडन लेयर ऐड की, तो अब मैं देख रही हूँ कि मेरे पास पहले से बेहतर क्लासिफिकेशन हुई है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट सही नहीं है। तो अब मैं इसमें एक और न्यूरॉन ऐड करके देखती हूँ, और अब मैंने इसको क्लासिफाई करके देखा, अभी फिर भी ये जैसे जैसे मैं न्यूरॉन्स ऐड कर रही हूँ ना, ये क्लासिफिकेशन तो कर रहा है, लेकिन वो आउटपुट नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो अब मैं इसमें एक और अगर न्यूरॉन ऐड कर दूं और अब मैं इसको अगर चलाऊं, ठीक है, तो अब ये क्लासिफाई हो चुका है, अगर कोई आंसर देना चाहे तो। जी जी। जी, अब ये क्लासिफाई हो चुका है। अब देखें, ये वाली ब्लू कलर उसने सेपरेट कर दिए, ये सेपरेट कर दिए, ये सेपरेट कर दिया, और ये भी ये 4 सेपरेट करके दे दिया हमने। तो ये मैंने कैसे किया, मैंने इसमें एक तो हिडन लेयर्स ऐड किए हैं, फिर उस हिडन लेयर्स में मैंने अपनी न्यूरॉन्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये वाला बेसिकली काम होता है हमारे पास हिडन लेयर्स का। हिडन लेयर्स हमारे पास जो आउटपुट कॉम्प्लेक्स होती है ना, जो कि प्लेन नहीं होती, आउटपुट सिर्फ इतनी, हर हर बार आउटपुट इतनी लीनियर नहीं हो सकती। अब आउटपुट इस तरह की भी होगी। ये बेसिकली मैं इनपुट कहना चाह रही हूँ, इनपुट डेटा इस तरह सा भी होगा जो कि स्कैटर्ड होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हिडन लेयर्स को, ठीक है। अब मेरे पास तो एक ये वाला ये था, अब मैं अगर इस डेटा सेट, ये वाला थोड़ा सिमिलर है इस वाले से, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर भी इस सेम चीज को रन करूं, तो अब मुझे उसने, ये वाला भी उसने मुझे बिल्कुल ठीक ठीक उसने मुझे रिजल्ट निकाल के दे दिया। उसने मुझे ब्लू वाले सेपरेट करके दे दिए और ऑरेंज वाले जो कि बाय ना वो सेपरेट करके दे दिए। अगर मैं हिडन लेयर माइनस कर देती हूँ ना, और अब मैं इसको ट्राई करती हूँ, अब उसने मुझे क्लासिफाई नहीं करके दिया। ये सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है टेंसर फ्लो का प्लेग्राउंड कि क्यों हमारे पास हिडन लेयर किस तरह से काम करती है। इसी में अगर मैंने ऐड करूँ ना, अगर आप इसमें करके देखिएगा, हिडन लेयर्स ऐड करके और न्यूरॉन्स ऐड करके आपको क्लासिफाई करके दे देगा। सिमिलरली यहाँ पर एक और डेटा सेट मिला था, ये वाला, तो आप इसको खुद जाके देखिएगा इस टेंसर फ्लो के प्लेग्राउंड को, तो आपको और समझ आएगा। ये हमने कवर कर लिया था परसेप्ट्रॉन का मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में, ये लास्ट टॉपिक था। ओके, अब हमें पता है कि ओके, यहाँ से हमारे पास इनपुट होती है, हर इनपुट ना अपने लिहाज, ये इनपुट थी, इनपुट ने अपने लिहाज से हमारे पास हिडन लेयर बनाई। तो मेरे पास यहाँ पे हिडन लेयर दरमियान में आ रही थी ना, ये वो हिडन लेयर है। ये जो मेरे पास 4 न्यूरॉन्स शो हो रहे हैं, ये बेसिकली यही हिडन लेयर बनी हुई यहाँ पर। ये वो हिडन लेयर है। यहाँ पर मेरे पास 2 न्यूरॉन्स है, मैं इसमें 2 और ऐड कर दूं, तो मेरे पास ये उस तरह से बन जाएगी। ये मेरे पास हिडन लेयर है। अब इसमें अगर मैं 2 न्यूरॉन्स और ऐड कर दूं, तो मेरे पास बिल्कुल वैसे ये बन गई है जैसे अभी यहाँ मेरे पास शो हुई हुई है, ये वाली। ये इस तरह से ये हिडन लेयर होती है। अब आपके न्यूरल नेटवर्क में कितनी हिडन लेयर्स होने वाली हैं, ये आपने खुद डिसाइड करना होता है। आपने खुद देखना होता है कि मेरा जो मेरा मॉडल है, जो मेरा प्रोग्राम है, और जो मेरा न्यूरल नेटवर्क है, वो किस तरह से एक अच्छी आउटपुट देगा और कितनी नंबर ऑफ हिडन लेयर्स पर अच्छी आउटपुट देगा। ये हमने खुद डिसाइड करना होता है, और हमने हिडन लेयर्स खुद ऐड करनी होती है इसके अंदर। दूसरा, अभी मैंने देखा था कि मैंने सबसे पहले इसके अंदर एक 2 न्यूरॉन्स थे, ठीक है। फिर मैंने एक और ऐड, मैंने देखा कि मेरे पास 2 न्यूरॉन से भी आउटपुट सही नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने उसके अंदर एक और ऐड किया। 3 से भी सही नहीं आ रही थी, थोड़ी सी करीब करीब थी, लेकिन इतना एग्जैक्ट नहीं थी। फिर मैंने इसके अंदर एक और 4 न्यूरॉन जब मैंने ऐड किया, तब उसने मुझे जाके सही वाली आउटपुट दी थी इस तरह से, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कैसे मैंने फाइंड किए, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी हम खुद फाइंड करते हैं। हिडन लेयर में हम कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डालें कि वो हमारे पास आउटपुट जो है बिल्कुल सही सही दे। तो अब ये जो नंबर ऑफ हिडन लेयर्स हैं, और इन हिडन लेयर्स में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि हम हिडन लेयर को कितना डेंस बनाएंगे। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जितने ज्यादा होते हैं ना, मतलब हिडन लेयर्स उतना डेंस हो गई है। तो ये हम खुद डिसाइड करते हैं अपने प्रोग्राम और अपने मॉडल के लिहाज से। अब हम बेसिकली देखेंगे बैक प्रोपगेशन होती क्या है। तो हमने देखा था कि हमारे पास इनपुट लेयर्स थी। इनपुट में हमारे पास जब भी हम इनपुट देते हैं, उस लिहाज से कुछ ना हिडन लेयर्स की वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। अब ये जो हिडन लेयर की वैल्यूज है ना, इनके बारे में कहा यह जाता है कि हमें ना इतना आइडिया नहीं होता कि ये इन हिडन लेयर्स की वैल्यूज क्या है, ठीक है। अभी मेरे पास सिर्फ एक हिडन लेयर हो सकता है, मेरे पास 2 या 3 और होती है, लेकिन हमें ना इतना पता नहीं होता कि इन हिडन लेयर्स के अंदर वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये इनपुट है, इस इनपुट का कुछ वेट है, और उस वेट के लिहाज से हर हिडन लेयर के न्यूरॉन कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, और फिर वो उस लिहाज से मेरे पास, मुझे उस वेट के लिहाज से मुझे आउटपुट देता है इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट तो आ जाती है, और हमारे पास ये हिडन लेयर होती है, लेकिन हमें हिडन लेयर की वैल्यूज का आइडिया नहीं होता।
अब कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट के अंदर हमारे पास क्या क्या था? इनपुट में यहाँ पर x1 था और क्या था? X1 था, नीचे X2 था, फिर X3 था, ओके, हाँ उसके वो फिर था। हाँ, करस्पॉन्डिंग वेट थे, वेट थे, W1 वेट था। थे, बिल्कुल वेट थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो ये इसके वेट थे, तो क्या ये वाले जो हिडन लेयर है इसके कुछ ना कुछ वेट होंगे या नहीं होंगे? होंगे यहाँ पे वेट, हाँ जी, मतलब उसकी यहाँ वैल्यू पर होगी जो वेट के उसके हिडन लेयर्स को साइन की जाएंगी ना, वो कैलकुलेट बन करके ना, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी। बिल्कुल। तो हमारे पास हिडन लेयर्स के पास भी कुछ ना कुछ वेट होंगे, और वो हर हिडन लेयर उस वेट के लिहाज से हमें आउटपुट देती है। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास आउटपुट है ना, मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल हिडन लेयर में ये वाला न्यूरॉन जो है ना, इसका वेट बहुत ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका वेट बहुत ज्यादा है इस वाले न्यूरॉन का? इसका मतलब ये है कि ये वाला मतलब न्यूरॉन है इसकी ना, वैल्यू ज्यादा हाँ जी, ये वाला न्यूरॉन आउटपुट के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। आउटपुट जब सबसे ज्यादा मुतासिर होगी किससे? इस वाले न्यूरॉन से, एज कम्पेयर टू के बाकी 3 न्यूरॉन्स के। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा कि हमें ये नहीं पता होता कि हिडन लेयर की वैल्यूज एग्जैक्ट इन न्यूरॉन्स की एग्जैक्ट नंबर्स क्या है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि इस वाले न्यूरॉन का ना वेट ज्यादा था एज कम्पेयर टू बाकी 3। तो फिर हम ये हम पता कर सकते हैं कि जो भी इसकी वैल्यू होगी ना इस वाले न्यूरॉन की, न्यूरॉन नंबर 1 की हिडन लेयर के अंदर, वो वैल्यू इन बाकी 3 कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। और बेसिकली इसी तरह से हम पता चलाते हैं कि हमारे पास हिडन लेयर के अंदर न्यूरॉन किस लिहाज से किस रेशियो में उनके पास कोई ना कोई अमाउंट होगी। तो इसको हम कहते हैं बैक प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन में ना हम रैंडम चॉइस ऑफ वेट से हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो बनी है उसके ऊपर हिडन लेयर्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये वही शो किया हुआ है कि हमारे पास आउटपुट थी। आउटपुट आउटपुट किसी तरह से ना हिडन लेयर से मिलकर बनी थी, यानी इस न्यूरॉन में कुछ ना कुछ अलग वेट था, इसका कुछ अलग वेट था, इसका कुछ अलग वेट था, और इसका कुछ अलग वेट था। तो अब हर एक न्यूरॉन के वेट के लिहाज से हम ये पता चलाते हैं कि इस न्यूरॉन की क्या वैल्यू हो सकती है, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, और इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो इसको हम ये इस तरह से हम पता करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैक प्रोपगेशन, जिसमें हम अपने पास हिडन लेयर्स की वैल्यू का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं जो कि हमें ऑलरेडी नहीं पता होता। तो यहाँ तक तो हो गया कि हमारे पास हिडन लेयर्स क्या होती है और इनकी वैल्यूज कहाँ से लेके आते हैं। उसके बाद हमने अब तक सिर्फ एक हिडन लेयर देखी यहाँ पर। ऐसे है ना, हमारे पास थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा छोटा सा था, लेकिन इन एक्चुअल जो हिडन लेयर्स होती हैं वो मैंने कहा ना कि वो हमने अपने मॉडल के लिहाज से रखनी होती हैं कि हमें कितने की जरूरत है, और हमने इनके अंदर न्यूरॉन्स की जो नंबर है वो भी हम अपने लिहाज से रखते हैं। तो जो जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स है, ये होता ही ऐसा है कि उसके अंदर ना हमारे पास एक नहीं बल्कि मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं। अब ऑब्वियसली जब हमने एक हिडन लेयर डाली थी तो तब हमारे पास जो आउटपुट थी वो अच्छे से, मतलब कि वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू सामने आ रही थी। तो अगर हम मजीद हिडन लेयर्स डाल देंगे तो अब हमारे जो न्यूरल नेटवर्क है उसकी प्रिसीजन और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम बिला जरूरत नहीं ऐड करते हिडन लेयर्स को, सिर्फ हम अपनी जरूरत के लिहाज से हिडन लेयर्स को ऐड करते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा हिडन लेयर्स ऐड कर देंगे ना तो हमारे पास ओवर फिटिंग का फिनोमेना हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी कोई बताना चाहे ओवर फिटिंग क्या होती है? हमने मशीन लर्निंग में तो काफी पढ़ा ओवर फिटिंग को। ओके, तो मशीन लर्निंग में हम कहते हैं कि हम ना मशीन को ट्रेन करवा रहे होते हैं। हम ट्रेनिंग के लिए क्या यूज करते हैं? हम ट्रेनिंग के लिए डेटा को यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉडल है मशीन लर्निंग में, मैंने उसको ट्रेन करवाना है, मैं उसको डेटा दे रही हूँ। ठीक है, वो उस डेटा को लेता है, उससे लर्न करता है, उसको लर्न करके वो आगे फ्यूचर में मेरे पास अननोन प्रिडिक्शन भी करके ला के देता है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि मशीन लर्निंग होती क्या है। लेकिन अब बात आती है कि मैं उसको डेटा किस लिहाज से दूं, मैं उसको कितना डेटा दूं कि वो ट्रेन हो जाए। लाइक क्या मैं उसको
थोड़ा सा डेटा दूं कि वो बस थोड़ा सा लेके उस पर काम करके ट्रेन हो जाए। अगर मैं उसको डेटा कम दूंगी ना तो वो अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मैं डेटा कम दूंगी तो उसकी ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट, अगर मैं उसको डेटा बहुत ज्यादा दे देती हूँ ना तो फिर वो मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ वो मॉडल ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने लग जाता है कि अगर उसके पास कोई न्यू इनपुट आती है ना, वो उसको रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर देता है कि ये तो मेरे पास वो इनपुट है ही नहीं जो कि मुझे ट्रेन कराई गई है। क्यों? बिकॉज के वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ रहा होता है, उसको डेटा बहुत ज्यादा मिली होती है, उसके पास फीचर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। जब उसके पास फीचर्स बहुत ज्यादा आते हैं तो फिर वो हर इनपुट पर जो उसको नई इनपुट मिलती है वो कोशिश करता है कि वो हर इनपुट पर वो सारे फीचर्स ढूंढ सके। लेकिन क्योंकि वो फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसको जो ट्रेन कराए गए होते हैं, तो वो उन सब फीचर्स को ढूंढ नहीं पाता। तो इसको हम कहते हैं ओवरफिटिंग। सिंपल अल्फाज में इसको कहें तो ये, अगर किसी मॉडल को हम बहुत ज्यादा ट्रेन कर दें तो फिर वो ओवरफिट होता है। ना तो ओवरफिट और ना ही अंडरफिट। अंडरफिट होता है डेटा को कम ट्रेन, मॉडल को कम ट्रेन करवाना, और ओवरफिट होता है कि मॉडल को बहुत ज्यादा ट्रेन करवा दें डेटा। ये दोनों केसेस हमारे पास मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और न्यूरल नेटवर्क्स में ये ड्रॉबैक्स होते हैं। ये एरर्स क्रिएट करते हैं कि हमारे पास जो मॉडल है वो सही तरीके से प्रिडिक्शन नहीं करता जब हम उसको ओवरफिट करते हैं और अंडरफिट कर देते हैं। अब न्यूरल नेटवर्क्स में ओवरफिटिंग कैसे हो सकती है? हमने देखा था कि मेरे पास यहाँ पर इस डेटा में मेरे पास मैंने उसमें सिर्फ एक हिडन लेयर ऐड की है और मैं उसमें 4 न्यूरॉन्स ऐड किए, तो मुझे वो सही से कैलकुलेट करके दे रहा है। अब मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है कि मैं इसके अंदर एक या दो हिडन लेयर्स और ऐड करूं, लेकिन अगर मैं कर दूं तो फिर वो मेरे पास ओवर फिटिंग हो जाएगी। मतलब उसकी जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मैंने उसे कर दिया, फिर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हिडन लेयर्स। तो ऐसे केस को हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क में कि वो ओवर फिटिंग हो चुकी है। ठीक है, ओवर फिटिंग जैसे कि मैंने बताया कि वो डेटा बहुत ज्यादा होती है तो वो उसके लिहाज से उसको आंसर नहीं करता है आउटपुट का सही तरीके से, उसके पास फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं एक्चुअली। तो ओवरफिटिंग होती है न्यूरल नेटवर्क में जब हम हिडन लेयर्स को बहुत ज्यादा ऐड कर देते हैं। तब हम ओवरफिटिंग को अपने पास कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं? ऑब्वियसली अगर मैंने इसके अंदर 2 से 3 हिडन लेयर्स और ऐड कर दी हैं, अब अगर मुझे ओवरफिटिंग को रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हिडन लेयर्स को रिमूव करना पड़ेगा इसमें से। तो उसको हम कहते हैं ड्रॉप आउट करते हैं, मतलब हम टेम्परेरीली कुछ यूनिट्स को रिमूव कर देते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क में से। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये हिडन लेयर है ना और मेरे पास यहाँ पर ओवर फिटिंग हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसमें से फॉर एग्जाम्पल न्यूरल नंबर 1 है और न्यूरल नंबर 2 है, मैं इसको अपने पास टेम्परेरीली रिमूव कर दूंगी, ठीक है। और मैं फिर इस मॉडल को ट्रेन करवा दूंगी। मैंने इसको एक दफा ट्रेन करवाया और न्यूरल नंबर 1 और 2 को रिमूव करवा दिया, ठीक है। ये मैंने 2 रिमूव करा दी और मैं इसको ट्रेन करा दी एक दफा। फिर मैं क्या करूंगी, दूसरी दफा मैं इसको दोबारा ट्रेन करवाऊंगी, लेकिन अब मैं क्या करूंगी कि इसमें से पहले मैंने ऊपर वाले 2 न्यूरॉन्स निकाले थे, अब मैं इससे नीचे वाले 2 न्यूरॉन्स निकाल लूंगी। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि टेम्परेरीली मैंने बेसिकली उसमें से सेलेक्ट करके कुछ न्यूरॉन्स या कुछ यूनिट्स मैंने उसमें से निकाल लिए और फिर इसको ट्रेन करवाया। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप आउट, और ड्रॉप आउट के थ्रू हम कोशिश करते हैं ओवरफिटिंग को कम करने की इन न्यूरल नेटवर्क्स। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये था, ठीक है, मेरे पास एक पूरा डेंस न्यूरल नेटवर्क, डीप न्यूरल नेटवर्क था। इसके अंदर मेरे पास ये 1 2 3 ऑलमोस्ट हिडन लेयर्स थी, मेरे पास 3 इनपुट्स थी और ये एक आउटपुट दे रहा था। अब अगर मेरे पास ये ओवरफिटिंग हो रही है ना, तो मैं इसको कवर कैसे कर सकती हूँ कि मैं इसके अंदर में से कुछ ये वाला न्यूरॉन्स मैंने बेसिकली ये रिमूव कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको ट्रेन करवाऊंगी। जब मैंने इसको ये वाले रिमूव करके इनको ट्रेन करवा दिया, तो अब मैं क्या करूंगी, दूसरी दफा दूसरी साइकिल में बेसिकली मैं पहले मेरे पास ये वाले मौजूद थे, अब मैं दूसरी साइकिल में ऊपर वालों को रिमूव करके सेलेक्टिवली रिमूव कर रही हूँ मैं बेसिकली। ये कुछ रूल नहीं है कि आपने सिर्फ यही नंबर वाले रिमूव करने हैं, मैं सेलेक्टिवली इन नंबर्स को रिमूव कर रही हूँ। ओके, ये मैंने पूछा है कि हाउ वी केम टू नो वी आर ओवरफिटिंग विद मॉडल। ओके, जब आपने मॉडल को या मॉडल को बहुत सारा डेटा दे दिया, ठीक है, शुरू शुरू में आपने क्या किया कि आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो और आपने उसको डेटा देना शुरू किया, ठीक है। आप अपनी तरफ से समझ रहे हो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया उसको डेटा देके, और अब मेरा जो मॉडल है वो ट्रेन होना शुरू हो गया। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर था ना, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में था मेरे पास बेसिकली, तो ये इस तरह से था, मतलब इसने ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके दिया ना, तो बिल्कुल ऐसे स्टार्टिंग में जब आप इसको दोगे डेटा तो वो थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके देगा आपको। फिर जैसे जैसे आप इसमें डेटा और ऐड करोगे, जैसे मैं यहाँ पर न्यूरॉन्स और ऐड कर रही हूँ, तो ये इसने मुझे प्रिसीजन
3 न्यूरॉन्स के साथ इसने मुझे कैलकुलेट करके दिया, थोड़ा सा प्रिसाइज करके दिया। ये एग्जैक्टली सही आंसर नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर जब एग्जैक्टली 4 दिए ना, ये मेरे पास मेरी आप कह लें कि बेसिकली एक अच्छी लिमिट थी न्यूरॉन्स को ऐड करने की। बिल्कुल ऐसे ही लिमिट होती है एक डेटा को ऐड करने की मॉडल के अंदर, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहां पर आपका जो मॉडल है ना वो डेटा के लिहाज से सही सही आंसर कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं इस लिमिट से, अब मुझे पता है कि मैंने 4 न्यूरॉन्स ऐड कर दिए और मेरा आंसर सही आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं इसमें और न्यूरॉन्स ऐड करती जाऊंगी ना तो वो मेरे पास ओवर फिटिंग हो जाएगी। और ओवर फिटिंग का पता ऐसे चलता है कि हमारे पास आंसर पहले वो मॉडल सही आंसर नहीं कर रहा था जब डेटा कम थी, फिर एक पॉइंट आया कि डेटा मेरे पास सही हुई और उसने मुझे सही सही आंसर करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद जब मैंने और डेटा ऐड करना और डेटा कंटिन्यू रखा तो फिर उसके बाद वो मुझे आंसर सही नहीं करेगा। मतलब ये उसका पता चलता है कि हमारे पास ये ओवर फिटिंग अब हो चुकी है। लाइक मेरे पास वो आंसर जो है वो गलत आंसर करना शुरू कर देगा मुझे, बजाय से कि मैंने इसको और डेटा दी मुझे सही आंसर करे, मुझे रॉन्ग आंसर करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हम पता चलाते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो ओवरफिट हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमारे पास ये हम कैसे ड्रॉप आउट करते हैं इसमें सिलेक्ट। ये एक एक न्यूरॉन को निकालेंगे, ये एक लेयर भी निकाल सकते हैं फुल, मतलब साइंटिफिकली लेयर। लेयर तो आपने डाली इसलिए है ना कि आपने मतलब जो आपका आउटपुट थी आप उसको कैलकुलेट कर सकें। अगर आप उसको पूरा रिमूव कर देंगे ना तो उसका इम्पैक्ट होगा आपके आउटपुट आउटपुट पर, ठीक है। वो मे बी इतना सही ना आ रही जितना पहले आ रही थी या इतना एग्जैक्ट ना आ रही हो। न्यूरॉन्स को हम इससे सिलेक्टिवली रिमूव कर रहे हैं। एक तो इससे कि पूरी, जैसे आपने कहा ना, पूरी वो पूरी लेयर रिमूव नहीं हो रही। इसका बेनिफिट हमें यही है कि कुछ ना कुछ तो वो लेयर काम कर रही है ना, बस उसमें अगर ओवरफिटिंग हो रही है तो हम उसको न्यूरॉन्स को अंदर से सिलेक्टिवली रिमूव कर रहे हैं। जैसे ओके। आप कह रहे हैं अगर हम वैसे कर देंगे तो उसका कुछ ना कुछ असर होगा। लाइक वो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर नहीं देने वाला। ओके मैम। ओके, यहाँ पर हमने पहले इन न्यूरॉन्स को रिमूव किया था सिलेक्टिवली। फिर मैंने पहले साइकिल में, फिर मैंने दूसरे साइकिल में क्या किया, मैंने इनको रिमूव कर दिया, इन 3 को। और तीसरे साइकिल में मैंने ऐसे कुछ और न्यूरॉन्स को रिमूव किया ताकि मैं अपने पास ओवरफिटिंग को रिमूव कर सकूं, ठीक है। अब ये वही टेंसर फ्लो का जो है ना प्लेग्राउंड, उसकी बात कर रही हूँ जो कभी अभी आपको दिखाया मैंने। ये वाला वही वही प्लेग्राउंड टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो क्या, मैं पहले कहा था कि टेंसर फ्लो मेरे पास एक लाइब्रेरी है जो कि गूगल की तरफ से आप कह लेंगे प्रोवाइड की जाती है। ये जो हम काम पढ़ रहे हैं ना न्यूरल नेटवर्क का, ये काम को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली मेरे पास यूज होती है टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी। हम न्यूरल नेटवर्क में काम करते हैं थ्रू टेंसर फ्लो के। अब न्यूरल नेटवर्क तो हमने पढ़ लिए, हमने समझ लिया कि हमारे पास इनपुट्स क्या होती हैं, आउटपुट्स क्या होती हैं, हिडन लेयर्स क्या होती हैं, हम हमें अगर ओवरफिटिंग हुई तो हम उससे कैसे टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बैक प्रोपगेशन को पढ़ा। अब हम इन न्यूरल नेटवर्क्स को यूज कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ना अपने पास या अपने अपनी स्टडी लाइफ में या फिर अपने ये करियर में एक फैंसी सी टर्म सुनी होगी जो कि है कंप्यूटर विजन। अगर आप नहीं सुनी अब तक भी तो आप सुन लेंगे, बिकॉज कभी ना कभी तो आपका मशीन लर्निंग से वास्ता पड़ेगा और कभी ना कभी फिर कंप्यूटर विजन भी आएगा आपके पास, ठीक है। तो अभी कंप्यूटर विजन होता क्या है? कंप्यूटर विजन कहते हैं कि हमारे पास जो डिजिटल इमेजेस है ना, जो मतलब कि इमेजेस अब तक हमने इमेजेस का जिक्र नहीं किया था अपने पूरे न्यूरल नेटवर्क्स में। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास एक इमेज है जो कि पिक्सेल्स है, मैट्रिक्स है। इमेज बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ पिक्सेल्स होती है। तो उन इमेजेस को हम एनालाइज और अंडरस्टैंड करने के लिए जो कंप्यूटेशनल मेथड्स को यूज करते हैं ना, उस पूरी फील्ड को बेसिकली हम कंप्यूटर विजन कह देते हैं। और अब हम ये देखने वाले हैं कि हम कंप्यूटर विजन में कैसे न्यूरल नेटवर्किंग को यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बस एक पिक्चर है एक ब्रिज की। हम ना इसके ऊपर बेसिकली अब काम करेंगे कि हम इसके ऊपर कंप्यूटर विजन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, हम तो लाइक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और हैविंग अ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। और मेरे पास आंखें भी हैं माशाल्लाह से। तो अब मुझे तो यहाँ पर इस इमेज में, ठीक है, इस इमेज का हर एक एक कॉर्नर, कर्व, हर ऑब्जेक्ट का मैं अपनी आईज से डिस्टिंक्ट कर सकती हूँ। मैं उसको फर्क उसका पहचान सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक ब्रिज है तो ये उसकी बॉर्डर लाइन आ रही है। इसके छोटे छोटे जो पिलर्स हैं, इन छोटे छोटे पिलर्स की डिटेल तक मुझे शो हो रही है, मैं उसको देख सकती हूँ, ठीक है। ये काम मुझे कौन कर दे रहा है? ऑब्वियसली मेरा ह्यूमन ब्रेन करके दे रहा है, मेरा ह्यूमन विजन जो ब्रेन है उसके थ्रू करके दे रहा है। तो अब
जबकि हम न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं, तो अब हम यही काम मशीन को करना सिखाएंगे कि मशीन भी जब उसके पास एक इमेज आए तो वो उस इमेज को पढ़ सके, उसको रीड कर सके, उसके छोटे से छोटे डिटेल को समझ सके, उसके जो जितने भी फीचर्स हैं उन सब फीचर्स को कैच कर सके, ठीक है। और खास तौर पर जितने भी वो हमारे पास पॉइंट आता है कि मशीन को प्रॉब्लम होती है कर्व्स पढ़ने में। कर्व्स मतलब कर्व्स कह लें या फिर जो एजेस होते हैं, क्योंकि इन एजेस पर जाके अचानक से बिल्कुल इमेज का पिक्सल जो है वो चेंज हो जाता है। तो इन कर्व्स को बेसिकली हम फीचर्स कहते हैं एक तरह से इमेजेस में, ठीक है। तो इन कर्व्स को जितना कोई मशीन अच्छे से पढ़ सकती है ना इन एजेस को, उतना ही आप कह रहे हैं कि उतना अच्छा आपका मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है। तो अब हम देखेंगे कंप्यूटर विजन के अंदर इसको न्यूरल नेटवर्किंग को। ये वाली जो एक पिक्चर है, ये वाली, ये आई थिंक तो मैंने पिछले लेक्चर में भी एक थोड़ा सा किया था कि ये थोड़ी सी एक एक्सरसाइज है न्यूमेरिक लेटर्स की, न्यूमेरिक वर्ड्स की, ठीक है, नंबर्स की, एक्चुअली न्यूमेरिक नंबर्स की। तो यहाँ पर हमारे पास लिखे तो हुए नंबर्स ही हैं, लेकिन वो डिफरेंट हैंड राइटिंग स्टाइल्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इवन तो कि ये इनका स्टाइल बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वाला सेवन डिफरेंट एज कम्पेयर टू दिस वन और दिस वन, लेकिन फिर भी हमारा जो ब्रेन है वो इसको पढ़ पा रहा है, वो समझ रहा है कि ये वाला सेवन, जिसको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई, ये वाला सेवन और ये वाला सेवन दोनों सेवन ही है, ये कोई और वन नहीं है ये वाला। तो ये वाला काम भी हम मशीन को पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली हम ये सारा काम करते कैसे हैं, मशीन को इमेजेस पढ़ाने वाला काम हम करते अचीव कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ह्यूमन आइज को तो ये पिक्चर नजर आती है कि जैसे रंग, एक पैलेट ऑफ कलर्स है, ठीक है। ये वाली पिक्चर भी नजर आ रही है जैसे कि हमारे पास कलर्स भरे हुए हैं एक पैलेट के अंदर, ठीक है। लेकिन बेसिकली इमेज के अंदर कलर्स की कोई कलर्स नाम की कोई चीज नहीं होती। इमेज सिर्फ एक मैट्रिक्स होती है इस तरह से, ठीक है। वो सिर्फ एक उसमें सिर्फ रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं, और फिर उन स्पेसिफिक रोज और कॉलम की हर एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है। इसके अंदर जो हम कलर्स देखते हैं ना वो सिर्फ हमें ह्यूमन आई को नजर आते हैं। अगर आप किसी भी पिक्चर को बहुत ज्यादा जूम इन करें ना, या फिर अगर टीवी स्क्रीन पर भी अगर आप कोई बहुत ज्यादा जूम करके देखें, तो आपको नजर आएगा कि ये बेसिकली यहाँ पर एक सॉफ्ट सी लाइन नहीं बनी हुई, यहाँ पर आपको बॉक्सेस बने हुए नजर आएंगे अगर आप किसी पिक्चर में जूम इन करें या स्क्रीन में जूम इन करें। तो बेसिकली वो सारे हमारे पास पिक्सेल्स होते हैं, और जो स्क्रीन होती है, जो इमेज होती है, वो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होती है ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। इसमें अगर अब मुझे तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि किसी ने जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे टू को ड्रॉ किया हो विद अ पेंसिल और विद अ लाइन, ठीक है। सिमिलरली मुझे ये नजर आ रहा है जैसे किसी ने एट को भी विद अ पेंसिल और विद अ मार्कर और किसी भी चीज से ड्रॉ किया होता है, ठीक है। लेकिन इन एक्चुअल वो होता ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स से एक ग्रिड बनती है, ठीक है। और हर ग्रिड का हर सेल के पास कोई ना कोई वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्या डिमॉन्स्ट्रेट करती है, वो वैल्यू उसका कलर डिमॉन्स्ट्रेट करती है। ये देखें, जब बिल्कुल जीरो होगा ना वो, तो मतलब कि वो ब्लैक कलर में होगा, ठीक है। और जब उसके पास बिल्कुल 25 होगा तब मतलब कि वो व्हाइट कलर में है। अगर इसको हम इन बिटवीन लेके आ जाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा ग्रेइश कलर में आ जाएगा, ठीक है। अब इस पिक्चर में हमें यही नजर आ रहा है कि कुछ सेल्स जो हैं, कुछ रोज, बेसिकली ये सारा इंडेक्स, ये सारा ब्लैक में है, तो मतलब इनके पास वैल्यू है। कौन सी वैल्यू इनके पास? जीरो। जीरो। जीरो है, ठीक है। अगर मुझे ये वाला सेल जो है वो व्हाइट नजर आ रहा है, तो इसके पास वैल्यू हो सकती है 255 की। और अगर मुझे ये वाले सेल्स कुछ जो ग्रे नजर आ रहे हैं, तो इनके पास जीरो से लेके 255 के इन बिटवीन कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इन होल मेरे पास ये सिर्फ एक मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स के हर सेल पर या हर इंडेक्स पर कुछ ना कुछ वैल्यू थी। अब अगर मैं उसको दूर से देख रही हूँ, तो तब मुझे नजर आ रहा है कि ये जो व्हाइट कलर के बॉक्सेस हैं सारे, ये सारे मिलकर एक पैटर्न बना रहे हैं, और मेरे लिए वो पैटर्न, मेरी रियल लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में वो पैटर्न टू बनता है। एक नंबर बनता है, न्यूमेरिक नंबर बनता है मेरे पास। सिमिलरली मेरे पास ये इधर एक और मैट्रिक्स है, इसके ऊपर मेरे पास सिमिलरली वो ब्लैक बॉक्सेस आए कुछ। अब यहाँ पर व्हाइट बॉक्स का पैटर्न कुछ और था, यहाँ पर व्हाइट बॉक्स का पैटर्न कुछ और है। तो बेसिकली ये पैटर्न ही हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि मेरे पास वो रियल वर्ल्ड में कौन सी इमेज बन रही है, ठीक है।
अब ये यहाँ पर तो एक स्पेसिफिक पैटर्न में मेरे पास ये 8 बन रहा है। अगर मैं इसको लाइक ये जो मेरे पास ब्लैक बॉक्सेस है ना, ये कंपल्सरी नहीं कि ये ब्लैक ही हो। ये भी हर एक कलर के पास चॉइस होती है कि वो क्या हर एक बॉक्स के पास चॉइस होती है कि वो कौन सा कलर लेगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मेरे पास बाकी ब्लैक बॉक्सेस बचे हुए हैं ना, इनके लिए लाजमी नहीं कि ये ब्लैक कलर के ही हों। लेकिन क्योंकि मुझे पैटर्न बनाना है 8 का, तो फिर मैं व्हाइट कलर्स को इस तरह से प्लेस करूंगी और ब्लैक कलर्स को इस तरह से प्लेस करूंगी कि मेरे पास वो इमेज जो है वो पैटर्न 8 का ही डिमॉन्स्ट्रेट करे। ठीक है, तो ये हमारे पास देखा हमने कि मेरे पास जो इमेज होती है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स होती है। अब ये तो हमने देखी इमेज सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में थी। इसमें हमने देखा कि वो जीरो की वैल्यू हो जाए तो वो जीरो तक हो तो वो बिल्कुल ब्लैक होती है, हाईएस्ट 225 पर हो, 255 पर हो तो वो व्हाइट में बन जाती है, इन बिटवीन वो ग्रे बन जाती है। अगर हमने कलर इमेज डिस्प्ले करवानी हो, कलर इमेज भी बेसिकली उसके अंदर कोई कलर नहीं होता, उसके पास बस 3 वैल्यूज होती हैं। पहले मेरे पास एक वैल्यू थी फ्रॉम 0 टू 255। ठीक है, कलर इमेज भी होती है, इसके पास वैल्यूज ही हैं, बस वैल्यूज 3 होती हैं। एक वैल्यू डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि उसके अंदर रेड कलर कौन सा होगा, एक वैल्यू डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि उसके अंदर ग्रीन कलर कितना होगा, और तीसरा हमारे पास ये होता है कि उसमें ब्लू कलर कितना होगा। और बेसिकली जितने भी हमारे पास कलर्स हैं ना, रियल लाइफ में जितने भी कलर्स हैं और जो हमें इमेजेस में भी शो हो रहे होते हैं, वो बेसिकली इन्हीं 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू हमारे पास शो हो रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर मेरे पास वो जीरो अगर मेरे पास रेड का जो एक वैल्यू है वो टोटल 255 तक है, ठीक है, लेकिन बाकी ग्रीन और ब्लू मेरे पास लाइक जीरो पर है, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स के पास 255 फॉर रेड कंप्लीट है और फॉर ग्रीन एंड ब्लू उसके पास जीरो वैल्यू है। तो वो एट द एंड मुझे जो बॉक्स का कलर शो होगा ना, वो मुझे रेड शो होगा। बिल्कुल वैसे अगर मेरे पास रेड की वैल्यू जीरो है और जो ग्रीन कलर है वो 255 ले जाता है, इसका मतलब ये है कि मुझे वो स्क्रीन पर ग्रीन शो होने वाला है। और फिर ब्लू कलर मेरे पास अगर ब्लू कलर कंप्लीट वाले ले लेते तो और बाकी जो जीरो थे तो वो ब्लू कलर शो होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ जरूरी नहीं कि एक अगर कंप्लीट हुई तो बाकी दो जीरो रहे। ये तीनों की हर एक अपनी अपनी वैल्यू होती है और बेसिकली इन तीनों की हर एक अपनी अपनी वैल्यू के लिहाज से ही हमारे पास कलर बनता है। तो जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पहले मेरे पास जब एक वैल्यू मैक्सिमम तक थी तो बाकी दो जीरो रहते थे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास तीनों की डिफरेंट वैल्यू और उन तीनों ने डिफरेंट वैल्यू शो करके मुझे एक डिफरेंट कलर शो करवाया है इस सेल का एक्चुअली। तो ये मेरे पास ये एक ग्रे स्केल इमेज, ठीक है, और ये मेरे पास एक कलर्स वाले इस तरह से हम बेसिकली इमेजेस के अंदर कलर शो करवाते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि मैं ये वाली इमेज जो मेरे पास इस तरह से ग्रिड्स के अंदर है, ठीक है, ये जो सेल्स रोज बने हुए हैं, ये अब इस न्यूरल नेटवर्क में कैसे जाती है। ओके, ओके, एक मिनट बस। यहाँ पर अब सपोज कर लें कि मेरे पास ये सारे थे रोज के अंदर सेल्स बने हुए थे। ठीक है, मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ कि थोड़ा सा अगर मैं और इसको अपने पास एक बड़े व्यू में शो करना चाहूँ, तो मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही ना ये सारे बॉक्सेस अलाइन हुए हुए थे। ठीक है, और फिर इसके बाद मेरे पास सेकंड रो शुरू हो गई थी, ये वाले बॉक्सेस अलाइन हुए हुए थे। मैं बेसिकली ड्रॉ ये बॉक्सेस ही करना चाह रही हूँ, बट मैं इसको सर्कल्स में ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो कुछ इस पैटर्न में रोज के अंदर ये सारे सेल्स अलाइन हुए हुए हैं, ऐसे ही है ना। यस मैम। ओके, अब हम इस चीज से, ठीक है, ये मेरे पास ग्रिड होगी, ये मेरे पास टोटल इस तरह से ना ग्रिड बन जाएगी। ये जब सभी सेल्स आपस में इस तरह से खुद को मजीद अलाइन करेंगे ना, तो मेरे पास एक ग्रिड बन जाएगी। अब हम इस ग्रिड से न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाते हैं। तो जब जो आपको नजर आ रही है ना ये वाली इमेज, ये जो रो नजर आ रही है आपको, ये जो बिल्कुल ये वाली टॉप रो नजर आ रही है, ये वाली बेसिकली इनपुट है ये इनपुट मेरे पास यही ग्रिड होगा। ठीक है, लेकिन इस ग्रिड को हम इनपुट कराते कैसे हैं, इस ग्रिड को हम इनपुट कराते हैं कि मेरे पास अगर ये पहली रो थी, अगर मेरे पास ये वाली सारी पहली रो थी ये वाली, ठीक है, तो अब मैं इसको इनपुट कराऊंगी अपने पास इस तरह से, लाइक ये सारे अपने आप को वर्टिकली अलाइन कर लेंगे। ठीक है, इन सब ने अपने आप को वर्टिकली अलाइन कर लिया।
जहां पर ये पहली रो खत्म हुई वहां पर दूसरी रो ने खुद को शुरू कर दिया। अब ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट ड्रॉ नहीं होंगे, लेकिन बिल्कुल यहाँ से मेरे पास दूसरी रो ने खुद को स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही पहले मेरे पास ये ग्रिड के अंदर, मतलब मैम जो कॉलम्स थी वो रोज बन जाएंगी? हाँ जी, हाँ जी, ये पहले मेरे पास खुद को ये वाली रो आएगी वर्टिकल में, पहले ये वाली रो वर्टिकल में शो हो जाएगी, फिर इसके बिल्कुल बाद बेसिकली दूसरी वाली रो खुद को अलाइन कर लेगी इस तरह से, ठीक है। इसके कहाँ अलाइन कर लेगी? न्यूरल नेटवर्क के इनपुट में। जैसे ये सेकंड रो खत्म होगी उसके फौरन बाद थर्ड रो खुद को अलाइन कर लेगी न्यूरल नेटवर्क के इनपुट में। सिमिलरली ये सारी रोज खुद को कवर करेंगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर 3 डॉट्स शो कर रही हूँ उसको, लाइक 3 इस तरह से खुद को ये सारी रोज कवर करेंगे, और एट द एंड मेरे पास ये वाली लास्ट रो वो खुद को यहाँ पर सर्कल में, बॉक्सेस में कह रहे हैं, वो ड्रॉ होगी। तो जो आपको यहाँ पर ये नजर आ रही है ना कि जो हम पहले भी देख रहे थे, ये जो इनपुट है, ये वाले जो इनपुट है सारी, ये सारी इनपुट कोई बहुत ही अनजान सी चीज नहीं, ये सारी मेरे पास यही इमेज है, यही मेरे पास पिक्सेल्स है, बस इन पिक्सेल्स ने खुद को वर्टिकली अलाइन कर लिया है, ठीक है। ये बात समझ आ रही किसी को कि ये कैसे वर्टिकल बन जाते हैं? यस मैम, क्लियर है मुझे तो। ओके, तो अब हमें पता है मैम कि हाँ छोटी सी कंफ्यूजन हो रही थी इसमें। जी, मैम ये पूरा जो पैटर्न है ये एक एक लाइन प्रोसेस होके जाएगा फिर दूसरा जाएगा या नहीं, सब पहले से एक ही रोम कॉलम में चेंज हो जाएंगे और फिर प्रोसेस होंगे, हाँ इस जी, तरह जरा। जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सब सेल्स जाएंगे एक वर्टिकल खुद में, वर्टिकल कह लें कि वर्टिकल रो में खुद को अलाइन कर लेंगे, वर्टिकली कह लें आप, वर्टिकल लाइन में, ठीक है। बट इनके पास अपनी अपनी इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? ये जो टॉप वाला सेल है इसके पास इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास क्या कलर है, मेरे पास 0 कलर है। जब ये वाली रो जाएगी तो इसमें ये वाला जो सेल है, जब ये वाली रो जाएगी इसमें ये वाला सेल, इसके पास अपनी इंफॉर्मेशन होगी कि मेरा जो कलर है वो 255 है। तो ये सब अलाइन तो खुद को एक लाइन में करेंगे, लेकिन अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। ये इनके इंफॉर्मेशन कहीं लॉस नहीं होगी। बेसिकली हमने इसी इंफॉर्मेशन से अपने आउटपुट निकालनी है। मैं बस आपको ये शो कराना चाह रही हूँ कि ये जो हमारे पास, मैं कल से काफी टाइम से मैं ये कह रही हूँ ना, हमारे पास इनपुट होते, तो इनपुट कोई बहुत ही स्ट्रेंज चीज नहीं है, कहीं आसमान से नहीं उठ के आई। ये मेरे पास यही पिक्सेल्स थे जो कि मैं इसी को यहाँ पर इस तरह से इनपुट कराती हूँ अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर। ओके मैम, बेसिकली ठीक। ओके, यहाँ पे कुछ ना कि सिर्फ कलर की इंफॉर्मेशन होगी। अभी तक तो हमारे पास सिर्फ लाइक यहाँ पर हमारे पास इमेज है, ठीक है। तो इमेज के पास अपने कलर की इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन मैं हर बार अब सिर्फ इमेज पर तो काम नहीं करूंगी ना, प्रोसेसिंग नहीं करूंगी। तो ये काम करता है कि आपकी इनपुट किस तरह की है। यहाँ पर मेरे पास एक इनपुट एक इमेज है, ठीक है। मेरे पास एक इमेज है जो कि पीएनजी होगी या जेपीजी होगी। तो इमेज के पास अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ कलर्स होगी। अगर मैं कोई और चीज इनपुट करा रही हूँ यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क्स में, तो फिर वो अपनी एक अलग इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, ठीक है। अब हाँ, अब मैं कहने लगी थी कि ये जो हमारे पास नंबर्स के लिए ये ना आप समझे कि ये एक है न्यूरल नेटवर्क जिसको हम यूज करेंगे किस काम के लिए? डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि जो हमारे पास इनपुट हुआ है ना, ये ग्रेड, ये नंबर कौन सा है, कि ये नंबर 2 है, ये हम पता लगाएंगे थ्रू न्यूरल नेटवर्क। अब अगर आप ये सारे सेल्स काउंट करें ना जो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में है, ये वाले, तो ये सारे सेल ना 10 बनेंगे, ठीक है। तो कोई बताए कि 10 क्यों बनेंगे? अब ये 0, ओके। कल देखा था हमने कि जब और गेट बना रहे थे तो और गेट के पास सिर्फ 2 आउटपुट्स आ रही थी, एक 0 आ रही थी और एक 1 आ रही थी। वो 2 क्यों आ रही थी? बिकॉज आउटपुट के और गेट के जो आंसर है वो सिर्फ 2 हो सकते हैं, और गेट सिर्फ 2 वैल्यूज को आउटपुट कर सकता है, एक 0 को या 1 को। तो इसलिए मेरे पास जो सिर्फ दो न्यूरॉन्स आउटपुट में डिस्प्ले हो रहे थे। जब एंड गेट था, एंड गेट भी सिर्फ 2 ही वैल्यूज को आउटपुट कर सकता था, तो उसने उसके पास भी मेरे पास सिर्फ 2 या फिर 1 न्यूरॉन शो हो रहा था।
ये 10 मेरे पास बेसिकली शो करवा रहे हैं कि मेरे पास 10 डिजिट्स हैं किसके अंदर नंबर्स में, ठीक है। इनमें से हर न्यूरॉन ना इस आउटपुट में एक नंबर को डिनोट कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ये मेरे पास आउटपुट को शो कर रहा है कि मेरे पास कौन सी पॉसिबल आउटपुट हो सकती है। अब हम कल भी देख रहे थे कि इन सभी न्यूरॉन्स आउटपुट में से जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी ना, वही हमारे पास आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाली जो ग्रिड है, ठीक है, मैंने ये वाली ग्रिड यहाँ पर इनपुट कराई, उन सब ने खुद को अलाइन कर लिया वर्टिकली, और यहाँ पर मेरी सारी हिडन लेयर्स आ गई। अब इन हिडन लेयर्स के एंड पे मेरे पास ना यहाँ पर आंसर, ये मेरे पास आंसर आएगा, हर एक कोई वैल्यू बनेगी। ओके, मेरे पास ना लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये इस तरह से खुद को इन्होंने प्लेस किया हुआ यहाँ पर। ये आपको नजर आ रहा है जो मैंने भी लिखा है ना? यस Yes, मैम ma'am. ओके, तो बेसिकली वो खुद को, ये पहला न्यूरॉन आप सपोज करें कि वो 0 को डिनोट कर रहा है, दूसरा 1 को, तीसरा 2 को, इस तरह 3 4 कंटिन्यूसली 9 तक। तो अगर मैंने ये वाली इमेज 2 की इनपुट की है ना, तो वो पहले तो वो सारे यहाँ पर इनपुट हुआ, हिडन लेयर्स पे काम चला, तो इन न्यूरॉन आउटपुट में जो जो न्यूरॉन 2 की होगी ना, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बाकी जितने भी न्यूरॉन्स हो गए। हमने कल भी देखा था कि जो आउटपुट आ रही थी उसके पास मैक्सिमम वैल्यू थी जितने भी न्यूरॉन्स थे। तो किसी को याद है जब कल हमने काम किया था? यस ओके, मैम, वो 0। हाँ जी, जो भी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो इनपुट इमेज कराई है वो 2 की है, तो मेरे पास ये नेट पूरे प्रोसेसिंग के बाद न्यूरल नेटवर्क मुझे एक आंसर, ये सारा आउटपुट प्रोवाइड करेगा इस फॉर्म में। और इनमें हर न्यूरॉन एक नंबर को डिनोट कर रहा होगा, और इन नंबर्स में से मैक्सिमम वैल्यू 2 के पास होगी। ये मुझे शो करा देगा कि ये वाला जो इमेज अभी एंटर हुई है ये 2 की है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 8 की इमेज को, ये वाली ग्रेड को इनपुट कराऊंगी ना, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू 8 के पास मिलेगी इस न्यूरॉन प्रोबेबली, ठीक है। अब मैंने तो इसका पैटर्न लाइक ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है। हो सकता है कि इनका पैटर्न, इनके जो ऑर्डर है यहाँ पर वो कुछ और हो, लेकिन ये आउटपुट इसी तरह से देगा हमें, ठीक है। अब हमारे पास आती है कि इमेज कॉन्वोल्यूशन वगैरह क्या होती है। मैंने कहा था कि हमारे पास किसी भी मॉडल का मेन काम ये होता है कि वो किस तरह अच्छे से इमेज को प्रिडिक्ट करता है, फीचर्स को अपने पास प्रिडिक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब हम अपनी इमेज में से कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स एजेस या फीचर्स कैसे पता करते हैं कि इस इमेज में इस पॉइंट पर ये एक एज आ रहा है, इस पॉइंट पर ये एक लाइन एंड हो रही है, ये न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है। उसके लिए हम करते हैं इमेज कॉन्वोल्यूशन। अब इमेज कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है कि मुझे पता है कि मेरी जो इमेज है वो एक ग्रिड है। ये मेरे पास एक इमेज है, ये लाइक ये ग्रिड एक इमेज को शो कर रही है जो कि यहाँ पर बनी हुई, ठीक है। अब इमेज कॉन्वोल्यूशन में क्या करते हैं कि हम ना एक कर्नल बनाते हैं। कर्नल आप समझिए कि एक छोटा मैट्रिक्स ही होता है। उस कर्नल में हमारे पास हर इंडेक्स पर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ये तो मेरे पास एक इमेज बन गई। अब इमेज कॉन्वोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि ये जो कर्नल है ना, इसके अंदर ये मेरे पास 9 वैल्यूज हैं। यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स बनाया एक, कितना 9 का है। यहाँ पर मैं काम कैसे करूंगी कि 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया विद 0, प्लस 20 को मैंने मल्टीप्लाई किया विद -1, प्लस 30 को मैंने मल्टीप्लाई किया विद 0, एंड सो ऑन। मैंने क्या करना है, 10 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 5 से, और कंटिन्यूसली करते करते 40 को मैंने मल्टीप्लाई किया विद 0। तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना, उसको वो मेरे पास आएगा 10। आप इसको परफॉर्म करके देखिएगा, ये इस पूरे ग्रेड को इस कर्नल के साथ मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास आंसर आएगा 10। फिर मैं क्या करूंगी, इस कर्नल को मैंने पहले यहाँ स्टार्टिंग में प्लेस किया था। अब इस कर्नल को मैं एक पोजीशन शिफ्ट करके आगे की तरफ ले जाऊंगी, ठीक है। अब मैं फिर से वही काम करूंगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस 30 मल्टीप्लाई -1, प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस 20 मल्टीप्लाई -5, प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय -1, एंड 30 14 50 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब मेरे पास इसका कुछ आंसर आएगा, वो मेरे पास 20 आ जाएगा। फिर मैंने इस कर्नल को मैंने अपने पास यहाँ पर आगे शिफ्ट करा दिया। अब इसका भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा जो कि है 40। फिर मैंने इस कर्नल को मजीद एक पोजीशन शिफ्ट कर दिया, उसका आंसर मेरे पास है 50। अब ये जो मेरे पास आंसर बना है ना, ये क्या बना है,
बेसिकली इस तरह से मैं अपने पास अपनी एक इमेज के अंदर से फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। फीचर्स क्या है, मैंने पहले बताया था कि फीचर्स हमारे पास वो एजेस होते हैं जो कि किसी भी इमेज में होते हैं, जो किसी भी इमेज के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो ऊपर मैंने एक इमेज शो कराई थी ब्रिज की, उसके अंदर भी काफी सारे हमने देखा था कि हमें एजेस शो हो रहे थे ना, तो बेसिकली इन एजेस को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इमेज कॉन्वोल्यूशन को यूज करते हैं। और इमेज कॉन्वोल्यूशन को हम कैसे करते हैं, इमेज कॉन्वोल्यूशन में हम अपने पास एक कर्नल बनाते हैं, कर्नल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और उस कर्नल को अपने मैट्रिक्स के ऊपर हम बेसिकली ट्रेवर्स कराते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में, और हमारे पास इस तरह से एक आउटपुट की एक मैट्रिक्स बन के आता है। अब ये जो आउटपुट है ना, इसके अंदर मेरी सारी फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो गए एक तरह से, ठीक है। अब ये वाला कर्नल जो पीछे मेरे पास कर्नल था, इसके पास तो ये वाली वैल्यूज थी ना, ये सारी, ये जो कर्नल की वैल्यू होती है ना, ये भी हमने खुद से डिसाइड करनी होती है। लाइक हम एक तो ये क्या है कि एक तो ना लाइक जनरल पैटर्न के अंदर ना कुछ कर्नल की वैल्यूज होती हैं, लेकिन हमने कर्नल की वैल्यूज को खुद से एडजस्ट करना होता है ताकि मुझे आंसर सही तरीके से दे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ये वाला कर्नल बनाया, इसके पास रो 1 में और रो 3 में मेरे पास -1 था, और कॉलम 1 और कॉलम 3 भी -1 था, बस ये सेंटर वैल्यू 8 थी। ये मेरे पास कर्नल की वैल्यूज थी। जब मैंने इस कर्नल को इस मैट्रिक्स के ऊपर, इस इमेज के ऊपर अप्लाई किया ना, तो मुझे पता ये चला कि इस पूरे का आंसर जो है वो 0 आया। जैसे मेरे पास पीछे आंसर आ रहा था ना 10 20 40 50, बिल्कुल वैसे मेरे पास अब यहाँ पर आंसर क्या आया, 0 आया। अब अगर मैं इसी इमेज को अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, और मैं अब इस चेंज इमेज के ऊपर अपना कर्नल को प्लेस करूं, तो तब मेरे पास आंसर आ रहा है 90। अब मैंने इससे फीचर क्या एक्सट्रैक्ट किया, मैंने फीचर ये एक्सट्रैक्ट किया कि अगर तो मेरी इमेज जो है ना, उसमें सारी वैल्यूज सेम सेम है, मतलब उसमें कोई एज नहीं है। जब वैल्यू ग्रेटर होती है ना, मतलब कि उसके यहाँ पर कोई एज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सारी वैल्यूज सेम है, मतलब यहाँ पर कोई एज नहीं आ रहा। तो जब वो सब वैल्यूज इक्वल होंगे ना, तो तब मेरे पास वो 0 देगा। एक तरह से ये डिनोट करा कि इस इमेज के इस पोर्शन में कोई एज नहीं है, ठीक है। जब मेरे पास वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हुई, 50 जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 20, मेरे पास एक सडन इंक्रीज आया वैल्यू में, कहा इमेज में, तो अब मुझे मेरा आंसर जो है वो 90 आ रहा है। अब मुझे ये शो कर रहा है कि जहां पर मेरा थोड़ा सा एज आया ना इमेज के अंदर, इमेज में इस पोर्शन में जहां पर ये 50 लिखा हुआ है, या फिर जहां पर ये 20 से 50 में शिफ्ट हो रहा है, मतलब इमेज के इस पोर्शन में कहीं पर ना कुछ एज आ रहा है, कोई कॉर्नर आ रहा है, कोई एक्सट्रैक्ट फीचर आ रहा है। तो उसे मुझे कैसे शो कर रहा है, उसे मुझे एक वैल्यू रिटर्न की जो कि ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो हम इस तरह से अपने पास किसी भी इमेज में से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं कि उसके अंदर से जितने भी उसके ऊपर हम कर्नल को ट्रेवर्स करते हैं, और उसके अंदर उस ट्रेवर्सल से हम अपने पास एक अलग मैट्रिक्स बनाते हैं, और वो मैट्रिक्स हम कहते हैं वो फीचर्ड मैट्रिक्स है, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इमेज कॉन्वोल्यूशन। अब हम इस इमेज कॉन्वोल्यूशन को यूज कहाँ पर करते हैं, ठीक है। इस इमेज कॉन्वोल्यूशन का प्रोसेस है ना, ये हमारे पास यूज होता है इन CNN। CNN क्या है, CNN है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कॉन्विनेशनल न्यूरल नेटवर्क जो है, ये न्यूरल नेटवर्किंग की ही आगे समझने की आप मजीद प्रोसीडिंग हुई है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने जो इमेज है ना, जैसे मैंने अभी कहा ना, हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। अम, कोई अगर घबरा गया हो इतने से टाइम में कि ये मैंने अभी भी क्या क्या कह दिया। तो मैम ओके, ठीक चल हाँ। ठीक पहले वो चल रहा है, हाँ जी। वो मतलब हम अब डायरेक्ट CNN पे जा रहे हैं हाँ, हमने हमने बहुत अच्छे से ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को पढ़ लिया, ठीक है। हमने देख लिया कि उसके अंदर इनपुट्स क्या होती हैं, आउटपुट्स क्या होती हैं, हिडन लेयर्स क्या होती हैं। अब उसके अंदर काम, उसके आगे यही काम था कि हम अब उस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को अब हमने कंप्यूटर विजन में अप्लाई करना था। हम उसको अप्लाई ऐसे ही कर, कंप्यूटर विजन मैंने कहा ना कि वो होता है इमेजेस को प्रोसेस करना है। तो हम इमेजेस को प्रोसेस करते ऐसे ही है कि हम उसमें से फीचर्स को निकालते हैं, किसी भी इमेज के फीचर्स को हम ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं, वो हम इस कॉन्वोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू ढूंढते हैं। अब उसमें ये एक टर्म यही थी कि हम उसमें से कर्नल को घुमाते हैं एक तरह से पूरी मैट्रिक्स के ऊपर, और जब हम उस कर्नल को पूरी मैट्रिक्स से ट्रेवर्स करते हैं, तो वो हमें कर्नल कुछ ना कुछ वैल्यू देता है। उसको हम कहते हैं कन्विलेशन। अब हम मुझे तो अब बड़ी एक रंगारंग सी तस्वीर नजर आ रही है, कलर नजर आ रहे हैं इसमें से, लेकिन जो इमेज कंप्यूटर अपने पास बनाएगा ना, जब वो उसकी फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तब वो कंप्यूटर के पास ही ऐसी इमेज बनेगी।
कंप्यूटर के पास कलर्स नहीं है, उसके पास सिर्फ ये उसने फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। उसने पता लगा लिया कि यहाँ पर एक लाइन है, एक एज ड्रॉ हो रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, जो कि यहाँ पर ब्रिज का ये वाला पार्ट बन रही है वाला, ठीक है। यहाँ पर उसके पास एजेस, ये वाले सारे उसने एजेस डिनोट किए हैं, और ये उसके बाद बेसिकली बन गया एक लैम्प टाइप बन गया। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, उसने ये जो क्लाउड्स हैं ये उसने नोटिस नहीं किए। क्यों नहीं नोटिस किए? बिकॉज उसके पास एक एग्जैक्ट एजेस नहीं थे, एग्जैक्ट फीचर्स नहीं थे इस पॉइंट पर, ठीक है। तो वो इसलिए अपने पास क्लाउड्स को उतना अच्छे तरीके से नहीं एक्सट्रैक्ट, क्लाउड्स की जो बाउंड्री है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। लेकिन जितने भी उसको फीचर्स मिले ना बाकी, वो उसने सारा काम अच्छे तरीके से कर लिया, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड में कुछ बिल्डिंग नजर आ रही है, उसको भी इसने अपने पास एक्सट्रैक्ट किया, प्रोसेस किया, लेकिन इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा हमें। तो ये बेसिकली छोटा सा होता है प्रोसेस कन्वोल्यूशन का, जिसके थ्रू हमारे पास जो हमारा मॉडल है या कंप्यूटर है वो किसी भी इमेज के एक्सट्रैक्ट करता है एजेस या फीचर्स, ठीक है। अब हमें ऐसा लगता है कि जैसे जितना हमें वो कलरफुल नजर आया, कंप्यूटर को भी उतना कलरफुल नजर आता होगा, उसे भी नजर आता होगा कि ये ब्राउन कलर में ब्रिक्स अरेंज हुई हुई है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को इनसे कुछ भी आइडिया नहीं होता, वो अपने पास इसके थ्रू काम करता है, वो फीचर्स निकालता है, फिर उन फीचर्स के ऊपर ये कन्वोल्यूशन वगैरह प्रोसेस करता है। उसके बाद फिर वो आगे जाके इमेज की करता है प्रोसेसिंग, ठीक है। अब हमारा टॉपिक तो इतना ही है बस। अब मैं जरा सा ना, ये दो डेफिनेशन रह गई हैं, वो है ये पोलिंग की और मैक्सिमम पोलिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि हमारे पास कर्नल क्या होता है कि पूरे मैट्रिक्स के ऊपर ना हमें फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके देता है। लेकिन अगर कोई कोई जो इमेज है वो बहुत ज्यादा, उसके अंदर फीचर्स है, एजेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हमें इतने एजेस नहीं चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसमें पूलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पूलिंग क्या होती है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैक्सिमम पूलिंग को। ये मेरे पास थी इमेज या फिर इमेज का कोई एक पीस, ठीक है। मैंने इसके ऊपर पूलिंग कैसे परफॉर्म करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करना है कि ये मेरे पास ना लाइक 2x2 का मैंने अपने पास मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। मैंने इस पूरी इमेज को ना जिसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, लाइक अगर आप देखें ना तो ये एकदम से 50 से 100 पे जा रहा है, 100 से 110 पे आ रहा है, देन 20 पे आ रहा है, लाइक ये शिफ्ट जो है ना बहुत ज्यादा है, चेंजेस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इमेज में ना एजेस बहुत ज्यादा है। अब हम इसको कम, ओके ओके मैं कर रही हूँ उसको। इसका हम कम कैसे करते हैं कि मेरे पास अगर ये वाला मैट्रिक्स है ना, इसमें से सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू अपने पास रखूं जो कि मेरे पास 50 है, ठीक है। सिमिलरली मैंने इसमें से भी अपने पास मैक्सिमम वैल्यू रखी जो कि 110 है, और यहाँ से भी मैंने अपने पास मैक्सिमम रखी जो कि 20 है, और यहाँ से मेरे पास रखी मैक्सिमम जो कि 40 है। तो इस तरह से मैंने अपने पास मैक्सिमम पोलिंग क्योंकि बिकॉज एजेस बहुत ज्यादा थे, फीचर्स बहुत ज्यादा थे, तो उसको टैकल करने के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक इनिशियल स्टार्ट था हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग का, कंप्यूटर विजन का। और हमने बस इतना देखा है आज के, लाइक हम कैसे फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा एजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ से ना कल आपको मजीद कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का वो आपको आज शाम बताएंगे कल, ठीक है। और कोई भी अगर आज की प्रॉब्लम है ना, तो वो आप कल आकर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एंड नहीं हो रहा बिल्कुल, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो वो आप पूछ सकते हैं आज भी और कल भी। और बेस्ट ऑफ लक ऑन योर जर्नी फॉर दिस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अल्लाह ओके हाफिज मैम, everyone। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।